हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑलिव फूड। माई सेल्फ पूजा और आज हम लेकर आए हैं पार्ट 5 ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल करंट अफेयर्स। हम डेली करंट अफेयर डिस्कस करते हैं मॉर्निंग 7। इसके अलावा भी कुछ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज़ वहाँ पर रह जाती, काफ़ी कुछ तो डिस्कस हम कर लेते हैं, लेकिन जो न्यूज़ वहाँ पर रह गई है उनको आज के सेगमेंट में हम कवर कर लेंगे। इसके पहले मैंने 4 और पार्ट्स कवर किए हुए हैं जहाँ पर कई सारे आरबीआई के सर्कुलर, बैंक के नोटिस, वो सारी बातों को डिस्कस किया है। आज हम पार्ट 5 पे डिस्कशन करने वाले हैं। क्लियर है? तो आप अगर किसी भी बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज का सेशन या हमारी ये जो सीरीज है ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्लियर? तो फटाफट से लिंक को शेयर कर दीजिए अगर आपके कोई दोस्त, कोई फैमिली मेंबर बैंकिंग एंड रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है। अब बात करते हैं पीडीएफ के बारे में। तो अगर आज के क्लास की पीडीएफ आपको लेनी है तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। सिंपली सर्च कीजिएगा करंट अफेयर्स विद पूजा मैम या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं पहली न्यूज से। The Employee Provident Fund Organization, which is EPFO, has fixed how much percent interest on the Provident Fund deposits for 23-24, the highest in 3 years. तो EPFO ने जो डिपॉजिटर है, जो प्रोविडेंट फंड में डिपॉजिट करते हैं, उनके लिए FY 23-24 के लिए इंटरेस्ट रेट क्या डिफाइन किया है? सो आंसर इज 8.25%, जो कि 3 इयर्स में सबसे हाईएस्ट है। प्रीवियस ईयर अगर आप देखेंगे तो ईपीएफओ ने जो इंटरेस्ट रेट डिफाइन किया था वो था 8.15% और अब क्या है? FY 23-24 के लिए 8.25% आपको देखने को मिलेगा। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो रिसेंटली 235th नंबर की मीटिंग हुई थी सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की, जिसको चेयर कर रहे थे श्री भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव जी कौन है? यूनियन मिनिस्टर फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एंड एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज पोर्टफोलियो इनके पास है। और इस मीटिंग में डिसाइड किया गया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा सब्सक्राइबर्स के लिए जो प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट करते हैं या ईपीएफ सब्सक्राइबर्स है। तो इस मीटिंग में डिसाइड किया गया कि फॉर अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर मतलब 23-24 के लिए आप देखेंगे कि ये इंटरेस्ट रेट 8.25% रहेगा, जो कि लास्ट 3 ईयर में हाईएस्ट है। ठीक है। इसके अलावा एक और एप्लीकेशन पे भी डिस्कशन किया गया जिसका नाम है उमंग ऐप। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उमंग ऐप का रिलेशन किससे है, तो बेसिकली एक ऑनलाइन एप्लीकेशन है जिसको आप स्मार्टफोन में एक्सेस कर सकते हो टू चेक योर पीएफ बैलेंस। ओके, तो उमंग ऐप ऑन देयर स्मार्टफोन्स टू चेक देयर पीएफ बैलेंस। तो ये ईपीएफओ का ही एक इनिशिएटिव है विच इज उमंग एप्लीकेशन। क्लियर? नेक्स्ट, सिडबी released impact study प्रभाव on fund of funds for startup। तो रिसेंटली सिडबी मतलब स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ने एक असेसमेंट रिपोर्ट को रिलीज किया है जिसका नाम है प्रभाव फॉर फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप। बेसिकली फंड ऑफ फंड स्टार्टअप्स एक एलिमेंट है स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव का। स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव को 2016 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था। तो यहाँ पर एक असेसमेंट किया गया, एक सर्वे किया गया बेसिकली कि इस स्कीम से, फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप स्कीम से क्या फायदा हुआ है, हमारे मतलब जो हमारे स्टार्टअप से उनको कितनी फंडिंग आई है, इनिशियल लेवल पे कितना इन्वेस्टमेंट मिला है, या हमारा कोई स्टार्टअप क्या यूनिकॉर्न में कन्वर्ट हुआ है इस स्कीम से। तो इस पे एक पूरा सर्वे किया गया और रिपोर्ट को तैयार किया गया। अब इस सर्वे किसने कंडक्ट किया था? तो सर्वे कंडक्ट किया था क्रिसिल ने। ठीक है, क्रिसिल अ लीडिंग एनालिटिक्स कंपनी इन इंडिया, और इसने इस रिपोर्ट को प्रिपेयर किया है जिसका नाम है प्रभाव। और लॉन्च किसने किया है? तो सिडबी ने इसको लॉन्च किया है। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप, मतलब FFS क्या है। ओके, तो इसको सिंपल से ऐसे समझिए कि मेरे पास कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी है और मैं इन्वेस्ट करना चाहती हूँ, तो मैंने किसी दूसरे म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट किया है। इसमें मैं कोई शेयर या इक्विटी परचेज नहीं कर रही हूँ, केवल स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर रही हूँ। जब स्टार्टअप ग्रो होगा तो उससे मुझे भी प्रॉफिट होगा। ओके, तो फंड ऑफ फंड इज अ म्यूचुअल फंड स्कीम दैट इन्वेस्ट टू अनदर म्यूचुअल फंड स्कीम। In this, the fund manager hold a portfolio of other mutual fund in need of directly investing the equity or bonds। ठीक है, तो किसी और दूसरे इन्वेस्टर का हमने पोर्टफोलियो रिसीव कर लिया और उस पर हमने इन्वेस्ट किया है। अगर उनको प्रॉफिट होगा, किसी इन्वेस्टर मतलब किसी स्टार्टअप को फायदा होगा, तो हमको भी फायदा होगा। अब ये जो FFS स्कीम है इसको सपोर्ट मिलता है सेबी का, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया में जो रजिस्टर्ड ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है उनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर सकते हो।
तो मल्टीप्लाइंग कैपिटल फ्लो, तो ऐसा रिपोर्ट में बताया गया है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। अगर आप देखेंगे तो लगभग 17,534 करोड़ रुपीस 938 डिफरेंट स्टार्टअप्स में इनिशियल लेवल पे इन्वेस्ट किया गया है। इससे फायदा क्या हुआ है, हमारे स्टार्टअप ग्रो हुए हैं और 18 स्टार्टअप कन्वर्ट हुए हैं यूनिकॉर्न्स में, ये बात यहाँ पर कही गई है। तो यूनिकॉर्न इससे बूस्ट, मतलब हमारे स्टार्टअप बूस्ट होते हैं, यूनिकॉर्न कंपनीज फॉर्म होती हैं और वेल्थ क्रिएशन भी होती है। चलिए अब थोड़ी सी एक कहानी को समझना पड़ेगा अगली न्यूज को समझने के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये वेयर हाउसिंग मतलब जो आपका ENWR, इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट क्या होता है, पहले इस टर्म को समझ लेते हैं जिससे इस न्यूज को आप आसानी से समझ जाओगे। ठीक है, मान लेते हैं मैं एक फार्मर हूँ, ठीक है, और मैंने कुछ प्रोड्यूस किया है, मान लेते हैं 100 kg ऑफ व्हीट मैंने प्रोड्यूस किया है। ठीक है, अब मार्केट उतना स्ट्रॉन्ग चल नहीं रहा है और व्हीट के एक्चुअल या करेक्ट प्राइस मुझे मिल नहीं रहा, मुझे इसको बहुत कम कीमत में बेचना पड़ेगा और मुझे पैसों की भी रिक्वायरमेंट है। तो मैं क्या करती हूँ, गवर्नमेंट ने जगह जगह पे वेयर हाउस स्कीम बना के रखी है, वेयर हाउस बना के रखे। तो मैं वेयर हाउस के पास जाऊंगी और बोलूंगी कि मेरे पास 100 kg ऑफ व्हीट है, आप ये रख लीजिए और बदले में मुझे लोन दे दीजिए, मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है या फिर मुझे अपना घर खरीदना है, वॉटेवर जो भी रीजन है, मुझे पैसे की जरूरत है। तो मैंने अपना 100 kg व्हीट यहाँ पर रखवा दिया, बदले में ये क्या करेंगे, मुझे एक रिसिप्ट दे देंगे और उस रिसिप्ट में लिखा होगा कि मेरा 100 kg व्हीट इनके वेयर हाउस में रखा हुआ है। मैं इस रिसिप्ट को लेकर जाऊंगी किसके पास, बैंक के पास, और बैंक से लोन उठा लूंगी। लोन लेने के लिए एक सिक्योरिटी मिल गई बैंक को कि हाँ मेरा 100 kg जो मेरा व्हीट है वो स्टोर है वेयर हाउस में, और मैं बदले में लोन लेकर आ गई और अपना इन्वेस्टमेंट कर लिया, घर खरीद लिया, शादी करा ली, वॉटेवर जो मुझे रिक्वायर्ड थी। अब जब मार्केट अच्छा हुआ और व्हीट के सही दाम मार्केट में आ गए और सही दाम मुझे मिलने लगे, तो मैं अपने व्हीट को मार्केट में बेच दूंगी और जो पैसा आएगा उससे लोन रीपे कर दूंगी। बात समझ में आ रही है? इसे ही हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट, जिससे कोई फार्मर अपने प्रोड्यूस को वेयर हाउस में रखकर एक रिसीप्ट जनरेट कराता है और बदले में किसी बैंक से लोन ले सकता है। बड़ी सिंपल सी कहानी है, तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक MOU साइन हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन बिटवीन द वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी एंड पंजाब एंड सिंध बैंक टू फैसिलिटेट लो इंटरेस्ट रेट लोन टू द फार्मर्स। मतलब ये जो वेयर हाउस डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी, इन्होंने पंजाब एंड सिंध बैंक के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है कि जब आपके पास फार्मर रिसिप्ट लेकर आएंगे तो आप उनको लो इंटरेस्ट रेट पे लोन प्रोवाइड करोगे। बात समझ में आ रही है? ये कहानी बेसिकली यहाँ पर है, तो आई थिंक आपको ये पूरी न्यूज समझ में आ गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट, विच कंपनी हैज कोलैबोरेटेड विद द NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया टू रोल आउट द क्रेडिट लाइन्स ऑन UPI feature on its platform which will create a venue of financial security and growth for the merchants। तो NPCI के साथ मिलके कौन सी वो कंपनी है जिसने क्रेडिट लाइन और UPI फीचर को लॉन्च किया है जिससे मर्चेंट्स को, छोटे छोटे बिजनेसमैन को फायदा हो। अब ये आखिरकार एक क्रेडिट लाइन और UPI होता क्या है? फॉर एग्जाम्पल, मैं एक छोटी दुकानदार हूँ, शॉपकीपर हूँ और मुझे अपने बिजनेस को ग्रो करना है। बिजनेस को ग्रो करने के लिए मैं किसी होलसेलर के पास जाऊंगी और वहां से सामान खरीद के लाऊंगी अपने शॉप में रखने के लिए। मान लेते हैं मैं किसी होलसेलर के पास जाती हूँ और बिल बनता है मेरा 15,000 रुपीज का, बट मेरे अकाउंट में केवल और केवल 12,000 रुपीज ही है। अब मैं होलसेलर को 15,000 रुपए कैसे पे करूं? तो ये UPI का फीचर होता है जिसका नाम है क्रेडिट लाइन ऑन UPI। तो मैं 3,000 रुपीज का एडवांस लोन ले लूंगी और 15,000 रुपीज पे कर दूंगी उस शॉपकीपर को या होलसेलर को और अपना सामान लेकर आ जाऊंगी। तो छोटे जो स्मॉल जो मर्चेंट्स होते हैं या शॉपकीपर्स होते हैं वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे हम क्रेडिट लाइन ऑन UPI कहते हैं। मतलब UPI से आपके अकाउंट में पैसे नहीं थे, उसके बाद भी आपने पैसे पेमेंट कर दिए, जब आपके अकाउंट में पैसे आएंगे तो डिडक्ट हो जाएंगे। सिंपल सी कहानी है। तो यहाँ पे उस कंपनी का नाम है पेयू। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो पेमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइडर है पेयू ने कोलैबोरेशन किया है विद NPCI फॉर रोलिंग आउट द क्रेडिट लाइन ऑन UPI फीचर ऑन इट्स प्लेटफॉर्म विच विल क्रिएट अ वेन्यू फॉर फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑफ द मर्चेंट। ठीक है,
कंपनी का कहना है कि 380 मिलियन यूपीआई यूजर इससे डायरेक्ट क्रेडिट लाइन को एक्सेस कर सकते हैं और अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बहुत अच्छी चीज है ये। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। रिसेंटली कुछ और एग्रीमेंट एंड एमओयू साइन किए गए हैं डिफरेंट बैंकिंग सेक्टर के साथ, जैसे कि एसबीआई पार्टनर विद फ्लाईवायर टू मॉडर्नाइज इंटरनेशनल एजुकेशनल पेमेंट फॉर स्टूडेंट। ठीक है, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने एक पैक्ट साइन किया है एसबीआई के साथ टू फैसिलिटेट लोन फॉर द सेल्फ हेल्प ग्रुप को लोन प्रोवाइड करने के लिए। वैसे ही आरईसी लिमिटेड और बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी हाथ मिलाए हैं और ये दोनों फाइनेंशियल इंक्लूजन करेंगे, फाइनेंशियल सपोर्ट करेंगे पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक प्रोजेक्ट को। तो ये भी कुछ एग्रीमेंट साइन किए गए हैं। नेक्स्ट है LIC लॉन्च आ नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रोडक्ट अमृत बाल फॉर चिल्ड्रन। तो LIC ने एक नई इंश्योरेंस स्कीम को लॉन्च किया है फॉर चिल्ड्रन, जिनकी एज जो कि 30 मंथ से लेकर 13 ईयर्स तक के हैं। मतलब कोई बच्चा है जो कि 30 यहाँ पे महीने का 30 दिन का है और आपका 13 साल तक का है, उसके लिए इस इंश्योरेंस स्कीम को लॉन्च किया है LIC ने, जिसका नाम है अमृत बाल। ठीक है, क्लियर है। तो किड्स के लिए इंश्योरेंस स्कीम है और इसमें आप क्वार्टरली, ईयरली, 6 मंथली पेमेंट कर सकते हो और इस पेमेंट को आप कब ले सकते हैं, जब बच्चे की एज 18 से लेकर 25 ईयर्स के बीच में होती है, तब आप इस फंड को निकाल सकते हो और इनके एजुकेशनल एंड दूसरे पर्पस में आप खर्च कर सकते हो। मैच्योरिटी पीरियड 18 से लेकर 25 ईयर्स तक है। मिनिमम एंट्री एज कितनी है, 30 डेज से लेकर 13 ईयर तक। ठीक है, तो 30 डेज से 13 ईयर तक मिनिमम एंट्री एज है। मैच्योरिटी एज 18 टू 25 ईयर्स आपको देखने को मिलेगी। डन। नेक्स्ट, SBI allow customer to digitally enroll under PMJJBY and PMSBY schemes। मतलब प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एंड प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, और एक होती है अटल पेंशन योजना। ये जो तीनों स्कीम्स है ना, कौन कौन सी, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और तीसरी स्कीम होती है अटल पेंशन योजना। इन तीनों स्कीम को सेम डे पे, मतलब 9 मई 2015 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था। तो सेम डे पे ही लॉन्च की गई तीनों स्कीम है। लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं केवल 2 स्कीम्स के बारे में, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एंड प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। ये दोनों जो स्कीम है, अगर कोई कस्टमर इन स्कीम्स को लेना चाहता है, इस स्कीम का फायदा लेना चाहता है, तो SBI ने यहां पर डिजिटली इनरोल करने का ऑप्शन कस्टमर को दिया है। ठीक है, State Bank of India has launched a self-subscribing journey for enrollment under the प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना and प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना स्कीम for its customer। मतलब अब कस्टमर को ब्रांच या फिर किसी कस्टमर सर्विस ऑफिस या पॉइंट में विजिट नहीं करना होगा, आप ऑनलाइन डिजिटली इनरोल कर सकते हैं इन स्कीम में। अब ये जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, ये 1 ईयर का हमें टर्म लाइफ इंश्योरेंस स्कीम कवर करती है, जिसको मतलब रिन्यू किया जा सकता है, रिन्यू फ्रॉम ईयर टू ईयर। ठीक है, और ये हमारी पूरी लाइफ को कवर करती है, लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है और आफ्टर डेथ भी एक अच्छा खासा अमाउंट या कंपनसेशन मिलता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, तो ये एक्सीडेंट को कवर करती है। ये भी एक इंश्योरेंस स्कीम है, बट ये एक्सीडेंटल डेथ या डिसेबिलिटी को इसके अंडर कवर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, IRDAI मतलब इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है कि वो एक एक्सपर्ट कमेटी का फॉर्मेशन कर रहे हैं। IRDAI अनाउंस रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एक्सपर्ट कमेटी और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को इम्प्लीमेंट करने के लिए, गाइडलाइंस को रेडी करने के लिए IRDAI ने अनाउंस किया है कि वो एक 13 मेंबर की कमेटी को फॉर्म कर रहे हैं। इस कमेटी के हेड कौन होंगे, तो फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट मतलब मेंबर होंगे IRDAI के, विल ऑल्सो इंक्लूड द चेयरमैन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ICAI के चेयरमैन अभी अपॉइंट हुए हैं, वो भी इसके पार्ट होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से एक बॉडी को तैयार किया जाएगा। IRDAI क्या है, तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जो कि स्टैच्यूटरी बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर काम करती है। ठीक है, हमारे जो इंश्योरेंस सेक्टर है उनकी एक एपेक्स बॉडी आप इसे कह सकते हैं, उनके लिए रेगुलेशन बनाना, लाइसेंस प्रोवाइड करना इसका काम है। हेडक्वार्टर हैदराबाद में मिलेगा। 1999 में इसका फॉर्मेशन हुआ था।
अब यहाँ पे इन्होंने एक और चीज बताई है, क्या कहा है, IRDAI सजेस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 30 डे फ्री लॉक पीरियड फॉर पॉलिसी स्टार्टिंग फ्रॉम द रिसिप्ट डेट। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई पॉलिसी ली, ठीक है, और वो पॉलिसी कुछ दिनों बाद मुझे अच्छी नहीं लगी, तो मैं क्या कर सकती हूँ, वो पॉलिसी रिटर्न कर सकती हूँ और रिफंड ले सकती हूँ। पहले ये जो लॉक पीरियड था ये 15 डेज था, अब इसको बढ़ाने की बात की है 30 डेज की, ठीक है। तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी IRDAI has proposed the extend the free lock period for the policy from the current 15 days to 30 days। बात समझ में आई? पहले आप किसी भी पॉलिसी को 15 दिन में रिटर्न कर सकते थे और रिफंड ले सकते थे, लेकिन अब इस पीरियड को बढ़ाने की बात की है 30 डेज, ठीक है। दिस प्रपोजल इज इंक्लूड इन द ड्राफ्ट ऑफ IRDAI प्रोटेक्शन ऑफ पॉलिसी होल्डर इंटरेस्ट एंड अलाइड मैटर ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेशन 2024। तो फ्री लॉक पीरियड आपको समझ में आ गया, ये बात यहाँ पर कही गई है, और यहाँ पे आपको रिफंड मिल जाएगा अगर आप पहला प्रीमियम भी पे कर देते हैं उसके बाद भी। नेक्स्ट है अपेडा। अपेडा के बारे में एक और इन्फॉर्मेशन मैंने डेली करेंट अफेयर्स में डिस्कस की थी कि अपेडा यहाँ पर इंकरेज कर रहा है एक्सपोर्ट करने के लिए, और महाराष्ट्र के बनाना को हम रशिया भेज रहे हैं, हमने रशिया भेज दिया है बाय द सी। ये बात हमने अपने डेली करेंट अफेयर्स में डिस्कस की थी। अब अपेडा ने यहाँ पे कुछ और बातें कही हैं, क्या कहा है, अपेडा बूस्ट एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फ्रॉम $0.6 बिलियन इन FY 1987 टू $26.7 बिलियन इन FY 22-23। तो इन्होंने कहा है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अपनी तारीफ कर रहे हैं बेसिकली ये लोग। एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी अपेडा का कहना है कि हमारे इंटरवेंशन से, हमारी पॉलिसीज की वजह से 1987 में हमारी कंट्री का जो एक्सपोर्ट था, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट, वो 0.6 बिलियन था, लेकिन आज मतलब 22-23 में हमारा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट $26.7 बिलियन का हो गया है। अपेडा के इंटरवेंशन के कारण एक्सपोर्ट ग्रोथ इंक्रीज हुई है और एनुअल ग्रोथ रेट हमारी 12% है, ठीक है। हम लगभग फ्रेश फ्रूट को 29% हमने ग्रोथ रजिस्टर की है, फ्रेश फ्रूट को एक्सपोर्ट करने के लिए। इसके अलावा इन्होंने बासमती राइस के ऊपर डिस्कशन किया है कि बासमती राइस का भी हमने ग्रोथ देखा है, हम बहुत सारे बासमती राइस को एक्सपोर्ट कर रहे हैं अलग अलग कंट्रीज में। टॉप मार्केट बासमती राइस के लिए ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, USA, UAE है, ठीक है। ये बात इन्होंने कही है, और इन्होंने कहा है कि एक्सपोर्ट वैल्यू अप टू द 19% एंड 11% ग्रोथ इन द क्वांटिटी। मतलब हमने एक्सपोर्ट को 19% तक ग्रोथ किया है और क्वांटिटी हमने 11% ग्रोथ की है, ठीक है। ये बात इन्होंने कही है। सो अपेडा क्या है आपको पता चल चुका है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर काम करने वाली एक बॉडी है, ठीक है, जो एक्सपोर्ट एंड प्रमोट करती है फ्रेश वेजिटेबल एंड फ्रूट्स को। 1986 में इसका फॉर्मेशन न्यू दिल्ली में हुआ था। ओके, नेक्स्ट, Indian government has strengthened up the agriculture sector by increasing the FCI Food Corporation of India authorized capital from 10,000 crore rupees to 21,000 crore rupees। यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया FCI, हमारे FCI को और स्ट्रेंथ अप करने के लिए उनका जो अथोराइज्ड कैपिटल है, उनको जो पैसा दिया जाता है उसको इंक्रीज कर रही है 10,000 रुपीज से 21,000 करोड़ रुपीज का, ठीक है। अधिकृत पूंजी को 10,000 करोड़ से 21,000 करोड़ करने की बात भारत सरकार ने कही है, जिससे हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस मतलब MSP को भी मेंटेन कर सके, फूड ग्रेन को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सके डिफरेंट स्टेट में, एंड फूड ग्रेन को हम प्रोक्योर कर सके अलग अलग वेयर हाउसेस में। तो इसलिए यहाँ पर FCI को यहाँ पर अथोराइज कैपिटल इंक्रीज करके 10,000 से 21,000 करोड़ करने की बात की गई है। बात समझ में आ रही है? क्लियर? कहानी केवल इतनी ही है कि हमें अपनी फूड सिक्योरिटी को इन्हांस करना है, और जो भी MSP का मुद्दा चल रहा है तो MSP के मुद्दे को भी सॉल्व करना है। तो MSP जब आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिसाइड करोगे तो कहीं से तो पैसा जाएगा उसको खरीदने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है रूपी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सेकेंड शेड्यूल ऑफ द RBI एक्ट 1934। कोई भी बैंक जो RBI एक्ट 1934 के शेड्यूल नंबर 2 में रजिस्टर होता है उन्हें हम शेड्यूल बैंक कहते हैं, और अभी फिलहाल में रूपी कोऑपरेटिव बैंक को इससे एक्सक्लूड कर दिया है, बाहर निकाल दिया है RBI ने, ठीक है। ओके, नेक्स्ट,
Department of Agriculture and Farmer Welfare released 235 crore rupees to the government of Karnataka as the third installment under the Rashtriya Krishi Vikas Yojana for the financial year 23-24. तो रिसेंटली हुआ क्या है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का थर्ड इंस्टॉलमेंट किसे दिया गया है, कर्नाटका गवर्नमेंट को दिया गया है, जो कि 235 करोड़ रुपीस का है। इस अमाउंट का स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, तो स्टेट गवर्नमेंट जो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में सॉइल हेल्थ एंड जो फर्टिलिटी पे हमें फोकस करने की जरूरत है, इनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है, रेन फेड एरिया डेवलपमेंट, परंपरागत कृषि विकास योजना, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, एग्रो फॉरेस्ट्री, क्रॉप डाइवर्सिटी प्रोग्राम, ये जो इनिशिएटिव्स हैं अंडर द राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, इनको प्रमोट करना, इनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है, गोदाम तैयार करना है, वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर आप रेडी करोगे, प्रक्योर करोगे, ठीक है, ड्रोन प्रमोट करना है, प्रमोशन ऑफ इंटीग्रेटेड फार्मिंग, सॉइल हेल्थ, फर्टिलिटी। तो इनके लिए हमें जो सेंटर्स की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए यहाँ पर 235 करोड़ रुपीस कर्नाटका गवर्नमेंट को दिए गए हैं। अब बात होती है यहाँ पे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्पॉन्सर स्कीम है जिसे 2007 में लॉन्च किया गया था। इस स्कीम में एक फाइनेंशियल सपोर्ट स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी को दिया जाता है फॉर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। क्लियर, सिंपल सी कहानी है। नेक्स्ट, इंडियाज merchandise export in January 2024 registered 3.12% growth at $36.92 billion over $35.80 billion in January 2023। अब देखो यहाँ पर ये PIB का डेटा है। रिसेंटली एक एनालिसिस किया गया है कि हमारा मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट जनवरी 23 के कंपैरिजन में जनवरी 24 में कितना इंक्रीज हुआ है। तो इन्होंने कहा है कि जनवरी 2024 में हमारा जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है वो 3.12% ग्रोथ हुआ है और जनवरी 2024 तक हमारा जो एक्सपोर्ट रहा है वो $36.92 बिलियन का आपको देखने को मिलेगा। ये बात यहाँ पे कही है। क्लियर। अगर बात करते तो मेन ग्रोथ किस एरिया में देखी गई, तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट, इंजीनियरिंग गुड्स, आयरन और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल कंपनीज में हमने अधिकतर ग्रोथ देखी गई है। ये बात इन्होंने कही है। अब बात कर लेते हैं अलग अलग सेगमेंट में, मतलब पेट्रोलियम प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट में कितना ग्रोथ हुआ है इन जनवरी 2024 कंपेयर टू जनवरी 2023। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक्सपोर्ट में हमारी ग्रोथ रजिस्टर हुई है 6.57% विच इज $8.21 बिलियन। इंजीनियरिंग गुड्स एक्सपोर्ट में हमारी जो सेल या फिर एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ है वो इंक्रीज हुआ है 4.20% विच इज $8.77 बिलियन। क्लियर। अगर हम बात करते हैं ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में, तो हमारी ग्रोथ यहाँ पे रजिस्टर हुई है विच इज 6.84%। एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में सबसे आगे है हमारा टैबैको। तो टैबैको को हमने 47.32% ज़्यादा एक्सपोर्ट किया है। मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट 26.12%, स्पाइसेस 20%, सेरल ये है आपका 18.69%, ऑयल मील्स 14.66%, ऑयल सीड्स 11.34% एंड फ्रूट एंड वेजिटेबल 10.61% यहाँ पर ग्रोथ हमने देखा है एक्सपोर्ट में। तो यहाँ पे इन्होंने बेसिकली ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट का सारा डेटा दिया है। ठीक है, हमने कितना एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया है तो आप देख सकते हैं मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट कितना रहा है 36.92 बिलियन डॉलर रहा है, जबकि हमने इंपोर्ट कितना किया है 54.41 बिलियन डॉलर का है किया है। मतलब हमारा एक्सपोर्ट तो कम है, इंपोर्ट बहुत ज्यादा है। तो ऐसे केस में क्या होता है, फिस्कल डिफिसिट ही तो होता है, घाटा तो लगता ही है ना। ठीक है, तो इसलिए ट्रेड बैलेंस आया है -0.74। माइनस इसलिए क्योंकि हम घाटे में हैं। ठीक है, माइनस इसलिए क्योंकि हम घाटे में हैं, लेकिन फिर भी जनवरी 23 के कंपैरिजन में आप देखेंगे हमारा जो लॉस है वो कम है। जनवरी 23 में -3.85 बिलियन डॉलर था, लेकिन यहाँ पे -7.4 बिलियन डॉलर है। तो ये लॉस क्यों होते हैं, जब हम एक्सपोर्ट कम करते हैं और इंपोर्ट ज्यादा करते हैं तब हमको ये लॉसेस देखने को मिलते हैं। क्लियर है इतनी चीजें? डन। तो यहाँ पे ओवरऑल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बताया गया है जनवरी 2024 का। तो आप इस डेटा को पढ़ सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो इस टेबल से आपको पूरी क्लियर हो जाएंगी। इस टेबल को बस 1-2 बार रीड कर लीजिए तो एक डेटा आपके माइंड में सेट हो जाएगा। नेक्स्ट है
इंडिया नीड 30 lakh crore rupees investment during FY 24 to 2030 to meet its COP climate pledge। इरेडा के सीएमडी ने ये बात कही है। तो बेसिकली इरेडा के सीएम ने अभी रिसेंटली वर्ल्ड बैंक के एक वेबिनार को होस्ट किया था, एड्रेस किया था। चेयरमैन कौन है इरेडा के? तो आंसर हो जाएगा प्रदीप कुमार दास। ठीक है, एक वेबिनार ऑर्गेनाइज किया गया था बाय द वर्ल्ड बैंक, जिसमें इंडिया के इरेडा के सीएमडी भी पार्टिसिपेट किए थे और उन्होंने एड्रेस करते हुए बताया, अगर हमारी जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की मीटिंग होती है क्लाइमेट चेंज के लिए, तो अगर हमें इस सेक्टर में काम करना है तो हमें रिन्यूएबल एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। इंडिया एक ग्रोइंग कंट्री है, ठीक है, हम डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री की तरफ बात कर रहे हैं, तो हमारी एनर्जी डिमांड भी बहुत ज्यादा है। तो ऐसे केसेस में हमको बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी। इन्होंने कहा है कि FY 24 से FY 30 तक इंडिया को लगभग 30 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने की जरूरत है, जिसके कारण हम अपने सोलर एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, सोलर हाइड्रो विंड एनर्जी, इन सभी सेक्टर में काम कर सके, जिससे हम अपनी एनर्जी डिमांड को फुलफिल कर सके। अदरवाइज क्या होगा, हमको पूरी तरीके से नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पे डिपेंड हो रहना पड़ेगा, जैसे कि कोल, डीजल, पेट्रोल। और जब इन चीजों को बर्न किया जाता है तो आपको भी पता है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, और हमारा तो कॉप मीटिंग में सबसे बड़ा एजेंडा यही होता है कि कार्बन एमिशन हमें रिड्यूस करना है। और इंडियन गवर्नमेंट का टारगेट भी है कि कार्बन एमिशन हमें 2070 तक जीरो करना है। तो इसके लिए हमें नॉन रिन्यूएबल एनर्जी से रिन्यूएबल एनर्जी पे जाना होगा, मतलब हमें सोलर, विंड एंड ग्रीन हाइड्रोजन पे काम करना होगा, और फंड की जरूरत होगी। तो 30 लाख करोड़ रुपए की हमें जरूरत है FY 24 से 30 तक। ठीक है, ऐसा यहां पर कहा गया है। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज एक्वायर्ड 60% स्टैक इन अ US बेस्ड इंश्योरटेक Agni Global for $66 million to strengthen up its competitive advantage in the insurance sector। अपने इंश्योरेंस सेक्टर को और स्ट्रेंथ अप करने के लिए वो भारत की कौन सी कंपनी है जिसने 60% हिस्सेदारी को एक्वायर किया है $66 मिलियन में अमेरिका की एक इंश्योरटेक एग्नी ग्लोबल कंपनी में? सो आंसर है विप्रो। विप्रो ने ये डिसाइड किया है और वो 60% स्टैक को खरीद रही है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है MSME मिनिस्टर, कौन है? नारायण राणे। सो MSME मिनिस्टर नारायण राणे लॉन्च ₹20 लाख स्कीम अंडर द CGTMSE फॉर GST एग्जेम्पशन माइक्रो यूनिट्स। तो सबसे पहले ये जो CGTMSE है, ये क्या है? ये है आपका क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर द माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की क्रेडिट स्कीम है जो कि सपोर्ट करती है हमारे माइक्रो एंटरप्राइजेस को। इसी स्कीम की बात हो रही है जिसे 2000 में लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ने। तो MSME मिनिस्टर नारायण राणे ने एक स्पेशल स्कीम लॉन्च की है फॉर इनफॉर्मल माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए। ठीक है, इनफॉर्मल माइक्रो एंटरप्राइजेस क्या होते हैं? ये वो एंटरप्राइजेस या वो बिजनेसेस होते हैं जो अभी तक रजिस्टर नहीं हो पाए हैं उद्यम पोर्टल में। ठीक है, उद्यम पोर्टल में इनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, हो सकता है इनके पास कुछ डॉक्यूमेंट ना हो, मैंडेटरी डॉक्यूमेंट या मैंडेटरी जो कंडीशंस है वो फुलफिल ना कर पाते हो, जैसे कि पैन कार्ड ना हो, GST IN नंबर ना हो। तो ऐसे जो इंटरप्राइजेस हैं उनको इनफॉर्मल माइक्रो एंटरप्राइजेस कहा जाता है। और इन एंटरप्राइजेस को सपोर्ट करने के लिए नारायण राणे जो कि मिनिस्टर ऑफ MSME है, उन्होंने कुछ बातें कही हैं। इन्होंने कहा है कि पहले तो ये जो इनफॉर्मल माइक्रो एंटरप्राइजेस है इनको कोलेट्रल फ्री लोन प्रोवाइड किया जाएगा 20 लाख रुपीस तक का, जिसमें 85% गारंटी कवर होगी। नेक्स्ट है, इनको एग्जेम्प्टेड किया जाता है GST रिजीम से, मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स से। ये बात यहाँ पर कही गई है। और क्या बोला है, ये जो स्कीम है सिर्फ 2000 में लॉन्च किया था, विच ऑफर गारंटी टू द लेंडर फॉर कोलेट्रल फ्री लोन टू द माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। ठीक है, had recently surpassed ₹1.50 lakh crore worth of guarantee amount in the current financial year in the comparison to 1.04 lakh crore in the FY 23। तो अभी रिसेंटली इस स्कीम के अंदर 1.50 लाख करोड़ रुपीस की आप गारंटी दे चुके हो आप MSME सेक्टर को। ये बात यहाँ पे बताई गई है। क्लियर है? बाकी क्या होता है आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं अबाउट द इनफॉर्मल माइक्रो एंटरप्राइजेस। में है आपका क्वेश्चन ऑफ द डे, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज एक्सटेंडेड द डेडलाइन फॉर रिस्ट्रिक्शन ऑन डिपॉजिट एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन ऑफ पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड टू ब्लैंक। ओके, तो कितना एक्सटेंड किया है? इसके अलावा आप ये भी बताइएगा कि पेटीएम पेमेंट बैंक किस बैंकिंग की या किस बैंक की अब सर्विसेज लेगा अपने ट्रांजेक्शन को स्मूथली रन करने के लिए।
ठीक है, 4 ऑप्शन भी अगर आप चाहें तो मैं आपको दे सकती हूँ, 4 ऑप्शंस, जैसे कि यश बैंक है, आपका एक्सिस बैंक है, HDFC बैंक है, या फिर ICICI बैंक है। क्लियर? तो दोनों चारों में से जो भी ऑप्शन है आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। बाकी सारी बातें आने वाले वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। सो टेक केयर एंड बाय बाय।